रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब समझना। देखो रिकॉग्निशन का मतलब तुम्हें पता है कि नहीं? नहीं सर। जैसे कि मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आदमी कह रहा है कि ये दोनों प्रॉपर्टी मेरी है। तो इस आदमी ने क्या करा? रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज कर लिया मतलब पहचान लिया, जान लिया और मान लिया कि हाँ ठीक है भाई साहब, ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी है। बस इसे कहते हैं रिकॉग्नाइज करना। इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ में ये जमीन है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, इन लोगों में से इनका नेता निकल के आता है, वो बोलता है ये हमारा देश है, कंट्री, और पूरी दुनिया को बोलता है कि तुम हमें रिकॉग्नाइज करो, तुम हमको मानो कि ये हमारा देश है। ऐसा तो वही पढ़ना अपने को। In international law, recognition refers to the formal acknowledgement by one state of the existence of the legitimacy of the another entity as a state of the government। यानी कि भाई रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है इंटरनेशनल लॉ में? फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट करना, किसी चीज को मानना फॉर्मली। फॉर्मली मतलब पूरे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी के साथ, दैट वन स्टेट ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड लेजिटिमेटी ऑफ द अनदर एंटिटी एज ए स्टेट और गवर्नमेंट। यानी कि एक स्टेट के द्वारा दूसरे स्टेट को एक स्टेट के तौर पर, एक गवर्नमेंट के तौर पर एक्नॉलेजमेंट करना, उसकी लेजिटिमेसी को मानना, क्या कहलाता है? रिकॉग्निशन कहलाता है। रिकॉग्निशन इज अ विटल प्रोसेस दैट इनेबल्स अ न्यू स्टेट और गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। देखो रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्निशन एक विटल प्रोसेस दैट इनेबल्स न्यू स्टेट और गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्निशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि न्यू स्टेट जितनी बनती है या फिर कोई जो भी नई गवर्नमेंट बनती है, उसको दूसरे लोग मान लेते हैं कि हाँ ठीक है तुम भी देश हो। फिर वो क्या करता है, जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना चालू कर देता है, लोगों के साथ ट्रीटीज बनाना शुरू कर देता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इनको ज्वाइन कर लेता है और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने लग जाता है देशों के साथ। The act of recognition has a significant implications for rights, duties, legal status of the सर state or बहुत a ज़्यादा government under तेज है। international law। एक बार अगर किसी भी सर व्यक्ति को, सर किसी भी देश को, हाँ सर बहुत ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हो। ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ? हाँ। नहीं यार, मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ। तो इतना तो मैं नॉर्मल पढ़ाता हूँ यार तुम्हें। सर मुझे आज तेज लग रहा है। आज सोइएगा तुम दिन में? हाँ। तुम दिन में सोए हो क्या? दिन में याद करने दो। है ना? हाँ सो दिन में जाता सोने से होता है, दिन में सोते ना तो थोड़ा माइंड प्रोसेस स्लो करता है। है। कोई बात नहीं। देखिए, द आर्ट ऑफ रिकॉग्निशन हैज अ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर द राइट्स, ड्यूटीज एंड लीगल स्टेटस ऑफ द स्टेट मेरे को और ऊपर वाले का गवर्नमेंट। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ये रिकॉग्नाइजेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस है डेट इनेबल न्यू स्टेट, जो न्यू स्टेट बनाता है, और गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल अफेयर, जो गवर्नमेंट रहते हैं नेशनल के, वो पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल अफेयर में, इंक्लूडिंग एंटरिंग इनटू टीटी, वो टीटी को ज्वाइन करते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। हाँ यही है क्या? यही है। ठीक है। अब तुम प्रो हो चुके हो, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी समझने में। क्यों? प्रो हो गए ना तुम, प्रो 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 नहीं, समझते हो? नहीं हूँ नहीं हूँ। The act of recognition has a significant implication for the rights, duties and legal status of the state और गवर्नमेंट अंडर इंटरनेशनल लॉ। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जो भी लीगल स्टेटस है स्टेट के, गवर्नमेंट के, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, उनको क्या मिलता है? सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन होता है उनके लिए। जैसे मान लो एक देश बना दिया, ये देश बनाया, इसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो फिर उस देश के राइट्स, ड्यूटीज, लीगल स्टेटस जो कुछ भी होते हैं उस स्टेट और गवर्नमेंट के, वो इंटरनेशनल लॉ में क्या होते हैं? बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर कोई उनकी राइट्स के अगेंस्ट, कोई ड्यूटीज के अगेंस्ट, उनके लीगल स्टेटस के अगेंस्ट फिर कोई एक्शन नहीं लेता है। रिकॉग्नाइज अनप्रेसिडेंटेड। मतलब, रिकॉग्निशन मतलब? अरे मेरे बाप, खतरनाक आदमी है यार तुम सही में। क्यों? मैंने आंसर शुरू होने के पहले यहाँ पे क्या समझाया था ये? किसी मतलब जो पर्सन है उसको रिकॉग्नाइज करना। तुम्हें ये समझाया था, समझ में आया था? हम्म।
जैसे न्यू स्टेट बन रहा है तो फिर उसको रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये स्टेट है। हाँ। ये है क्या? तू यार बहुत ही खतरनाक हो यार सही में। क्यों? आंसर का सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और वो चीज पूछ रहे हो जो मैंने सबसे आंसर की शुरुआत में बताया था। एक बार बता दो सर। नहीं आता है तो उसी टाइम पे बोल दिया करो ना तुरंत। अब पूरा सोचो, अब यहाँ से पूरा वापस वो लेके जाना पड़ेगा। अरे सर बस वो बता दो, स्वाइप हो जाता है। तुम्हें फिर तो फर्स्ट पैराग्राफ भी समझ में नहीं आया होगा। आया ना, जब भी तो समझाया था। फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, चलो स्टार्टिंग की 2 लाइन समझा दो। इन इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज फॉर फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट, मतलब फॉर्मल मतलब जैसे कैसे भी अपन फॉर्मल, जैसे मुस्लिम लॉ में वो जो फादर करता था ना एक्नॉलेजमेंट, तो ऐसे फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट करना कि हाँ ये न्यू स्टेट है जो ये रिकॉग्नाइज हो गया बाय वन स्टेट टू द एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस मतलब स्थापित हो गया, और लेजिटिमेसी वो मतलब जैसे लेजिटिमेट चाइल्ड वो मतलब लीगल तौर पे हो गया है ऑफ अनदर एंटिटी एज अ स्टेट गवर्नमेंट। यही तो रिकॉग्निशन कहते हैं भाई, इसे ही रिकॉग्निशन कहते हैं। सर पर क्या लाइन लिखा से है? रिकॉग्निशन रिफर्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये होता है टू से लेके तो गवर्नमेंट तक, ये यही तो है रिकॉग्निशन। और क्या बताऊं मैं नया इसमें। ठीक है। बताओ इसमें क्या बताना है नया, बताओ बताओ। मतलब एक बार बता दो एग्जांपल देके, मतलब ऐसे स्टेट का एग्जांपल देना। अरे भाई देखो, हम्म। ये जगह खाली पड़ी थी, हाँ। यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। हम्म। उन लोगों ने अपनी सरकार बनाई, एक आदमी को पीएम बना दिया हम्म। और दुनिया के सामने बोल दिया कि हम भी एक स्टेट हैं। हम्म। अब उस दुनिया के दूसरे देश क्या करेंगे, मान लेंगे कि हाँ तुम स्टेट हो। इन्होंने क्या करा, इसको रिकॉग्नाइज किया है, एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ ठीक है भैया तुम भी हो, बस ऐसा। ठीक है। अरे भाई बड़ी खतरनाक, आज तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक बात होगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इसलिए कहते हैं बेटा रात में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, दिमाग बंद हो जाता है। वही मैंने बता रहा हूँ। चलाया भी नहीं है, चलाता नहीं हूँ जब से आपने मना करा। कल कितनी बजे सोए थे? कल तो मैं सोया ही नहीं। बहुत बढ़िया, मैं- बात ही खत्म हो गई। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। कल रात में तुम घर नहीं आए? नहीं, लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, सुबह आया था मैं तो। इतना तो नहीं पढ़ रहे थे तुम, 100% मोबाइल ही चलाया होगा वहाँ भी। नहीं सर, नहीं चलाया। मैं मान नहीं सकता हर्ष, सर मान नहीं सकता। सर आधे मतलब है ना, 4 बजे से 6 बजे तक झपकी ले रहा था तो सो रहा था। मैं ये भी नहीं मान सकता कि तुमने 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई करी होगी। मैं ये कहूँगा कि तुमने 12 बजे से 4 बजे के बीच में कम से कम 2 घंटे मोबाइल चलाया है। ना। मैं अब कसम खुलवा के नहीं बुलवाना चाहता, नहीं तो अभी मैं किसी कसम देता तुम सब अभी उगल देते। क्यों? मैं जानता हूँ तुम नहीं पढ़ सकते इतना रात में, तुम 100% बिना मोबाइल चलाए पढ़ ही नहीं सकते रात में। रात में नहीं पढ़ सकते? बिना मोबाइल चलाए तुम नहीं पढ़ सकते। क्यों? तुम ऐसे पढ़ाई करोगे, तुम पहले 30 मिनट पढ़ोगे, फिर 1 घंटा मोबाइल चलाओगे, फिर 30 मिनट पढ़ोगे, फिर 1 घंटा मोबाइल चलाओगे, उस टाइप के हो तुम। अच्छा। बोलो सही बताओ, हाँ या ना, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? ये तो है। हाँ, पर कल नहीं चलाया था सर। तो सर अब इतना बता दिया तो अब ये भी बता दो, फिर मैं कब पढ़ सकता हूँ? ऑलवेज द स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल प्रोसेस। कोई लीगल जो रिकॉग्निशन होता है स्टेट का, वो कोई एक लीगल प्रोसेस नहीं है डायरेक्ट। इट ऑफन शेप्ड बाय द पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक फैक्टर। ये बहुत बार पॉलिटिकल तरीके से किया जाता है, यानी राजनीतिक तरीके से किया जाता है। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी छुपी होती है। और डिप्लोमेटिक फैक्टर मतलब आपके दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है वो भी डिपेंड करते हैं। Several theories of recognition has been proposed over the years to explain how and why states recognize other entities as a legitimate under international law. बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज है इस चीज़ के ऊपर, जो आपको ये चीज़ बताती है, समझाती है कि जो रिकॉग्निशन प्रपोज किया जाता है किसी के द्वारा ओवर द ईयर टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई स्टेट रिकॉग्नाइज अदर एंटिटीज एज लिमिटेड स्टेट, यानी कि थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन हैव बीन प्रपोज्ड ओवर द ईयर्स टू एक्सप्लेन, जो कि आपको समझाती है। यानी कि एक ऐसी थ्योरीज है
जो सालों साल प्रपोज्ड होने के बाद, बनने के बाद आपको ये समझाती है कि कैसे और क्यों, यानी कि हाउ एंड व्हाई जो स्टेट्स है वो किसी अदर एंटिटीज को, यानी कि अदर स्टेट को, अदर गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करती है एज अ लेजिटिमेट अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो, एक रिकॉग्निशन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको समझाती है कि कब कुछ देश मिलकर किसी नए देश को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेजिटिमेट मानते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। बस ये है। These theories offer different perspective on whether recognition is a legal necessity, a political decision, or based on a practical realities of the statehood. इनमें बताया गया कि these theories offer different perspective. ये जो theories हैं, जो अपन ने बात करी, इनकी several theories हैं, इनकी सबका अलग अलग perspective है कि कब और कैसे जो रिकॉग्निशन हो जाता है वो एक लीगल नीड बन जाती है, लीगल नेसेसरी बन जाती है, एक पॉलिटिकल डिसीजन बन जाता है, और कब वो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेटहुड से डिपेंडेंट होता है। यानी कि देखो, इनका कहना यह है कि हर बार रिकॉग्निशन जो होता है स्टेट का वो किसी एक कारण से नहीं होता है, कभी कभी कानूनी तौर पे जो उसकी ज़रूरत होती है, कभी कभी एक राजनीतिक डिसीजन लेना पड़ता है दूसरे देशों को, या फिर कभी कभी उसका प्रैक्टिकल रियलिस्टिक जो होता है स्टेटहुड का वो देखा जाता है। इन सब चीज़ों के आधार पर एक स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। दिस पेपर क्रिटिकली एग्जामिन, अब ये पेपर की बात कर रहा है, पेपर से अपन को मतलब ही नहीं है, अपन को खाली बस आंसर की बात करेंगे। मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन देखेंगे इंटरनेशनल लॉ में, ये क्या है, फॉर्मल एंड पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है। यानी कि फॉर्मल तो है ही सही, लेकिन पब्लिक है। पब्लिक मतलब पूरी दुनिया के लिए, लोगों के लिए एक्नॉलेजमेंट किया जाता है एक स्टेट के द्वारा ऑफ अनदर स्टेट्स एग्जिस्टेंस, सॉवरेनिटी, लेजिटिमेसी अंडर इंटरनेशनल लॉ। यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट की एग्जिस्टेंस को, सॉवरेनिटी को और लेजिटिमेसी को इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक्नॉलेजमेंट कर लेता है पब्लिकली, उसे क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन बोलते हैं। इट इज़ अ क्रिटिकल एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ स्टेट बिल्डिंग एंड डिप्लोमेसी। ये क्या है, एक क्रिटिकल एलिमेंट है, बहुत बड़ा एक क्रिटिकल एलिमेंट है, जिसमें कि स्टेट बिल्डिंग एंड डिप्लोमेसी के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे एक स्टेट को बिल्ड किया जा सकता है, उसकी डिप्लोमेसी कैसी बढ़ाई जा सकती है। द रिकॉग्निशन प्रोसेस कैन आल्सो अप्लाई, क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती है उसमें? सबसे पहला स्टेट रिकॉग्निशन, दूसरा होता है रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट रिकॉग्निशन में क्या होता है? द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द न्यू और इमर्जिंग स्टेट दैट मीट्स द क्राइटेरिया फॉर द स्टेटहुड, सच एज हैविंग अ डिफाइंड टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कि एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट किया जाता है जिसमें कि न्यू एंड इमर्जिंग, अरे क्या हो रहा है बार बार, एक्नॉलेजमेंट किया जाता है किसका? न्यू और इमर्जिंग स्टेट का, एक नए और बढ़ते हुए स्टेट का एक्नॉलेजमेंट किया जाता है स्टेट रिकॉग्निशन में, जो कि क्या करता है, एक ऐसा स्टेट जो कि कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जिससे वो स्टेटहुड का स्टेटस पा सके। स्टेटहुड का मतलब होता है कोई व्यक्ति स्टेट बन जाता है तो उसे स्टेटहुड कहते हैं। जैसे कि मान लो एक आदमी दोनों भाई है, तो इनको क्या, इनके बीच रिलेशन को क्या बोलेंगे? ब्रदरहुड। वैसे अगर ये स्टेट के सामने ये दूसरा है जो स्टेट है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्टेटहुड। समझ गए? सच हैविंग द डिफाइंड टेरिटरी, यानी कि किसके पास क्या हो? स्टेटहुड हो, एक डिफाइंड टेरिटरी, यानी कि एक निश्चित जगह होनी चाहिए। मतलब किसी भी देश को अगर देश बनना है तो ऐसा नहीं कि वो बोल रहे कि यार हम आधे लोग यहाँ रहते हैं, 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 ऐसा नहीं। आपके पास प्रॉपर एक लिमिटेड जगह होनी चाहिए कि साहब ये जो जगह है ये हमारी और इसे हमें देश बनाना है, ऐसा डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए आपकी। परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, कुछ जनसंख्या होनी चाहिए, भैया कितने लोग रहते हो, 1 लाख रहते हो, 10 लाख रहते हो। यूं नहीं बोल सकते कि देखो सर साल के 2 महीने तो हम 1 लाख रहते हैं, फिर गर्मी आ जाती है तो 2000 ही बसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है तो लोग ठंडे वाले इलाके में चले जाते हैं, फिर बरसात में 50,000 तक आ जाते हैं और फिर वापस से ठंड में 1 लाख हो जाते हैं। ऐसी नहीं, परमानेंट पॉपुलेशन, जैसे इंडिया है, इंडिया की परमानेंट पॉपुलेशन है क्या भैया 140 करोड़ के आसपास है, बंदे की परमानेंट पॉपुलेशन है। उसके बाद उस देश की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एंड द कैपेसिटी टू एंटर इनटू इंटरनेशनल रिलेशन, और उस देश को जिसको आप नया देश बना रहे हो उसके पास एक कैपेसिटी होना चाहिए कि वो सभी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बना सके। सर इमर्जिंग स्टेट मतलब क्या? इमर्जिंग स्टेट मतलब बढ़ता हुआ, उभरता हुआ। ठीक है, जैसे अपन आईपीएल में देते ना इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच। नहीं मैं आईपीएल नहीं देखता। कोई बात नहीं, तो उसमें ऐसा बोलते हैं जो उभरता हुआ, बढ़ता हुआ जो खिलाड़ी अच्छा निकलता है ना, नया वाला जो अच्छा खेलता है उसको बोलते हैं इमर्जिंग, उभरता हुआ खिलाड़ी। ठीक है, चलिए सेकंड वाला बोलता है रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट्स, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द स्टेट स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट सच एज थ्रू रिवोल्यूशनरी
कोप और पॉलिटिकल अपहीवल। इसमें बताया गया है रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहती है, जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटी रहती है, उनको एक्नॉलेजमेंट किया जाता है। क्यों उनको इसलिए एक्नॉलेजमेंट किया जाता है कि भैया आप आओ, रिप्रेजेंट करो आपके लोगों को, आपके देश के लोगों को रिप्रेजेंट करो एक गवर्नमेंट के तौर पर, अथॉरिटी के तौर पर। स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट, अगर मान लो किसी देश में जब सरकार जब चेंज होती है, ठीक है, चाहे वो रिवोल्यूशन के थ्रू यानी कि क्रांति के थ्रू हो, चाहे कोप के थ्रू हो, चाहे पॉलिटिकल अपहीवल के थ्रू हो, किसी भी तरीके से अगर मान लो बहुत बड़ी क्रांति वांति आ गई वहाँ पे आंदोलन, जैसे कि अभी नेपाल में हुआ है, तुम्हें याद है? एक नेपाल में हुआ है, एक बांग्लादेश में भी हुआ था अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि लोगों ने आंदोलन कर दिया और आंदोलन करके अपनी सरकार गिरा दी, और अपनी सरकार गिराने के बाद वहाँ पे दूसरी सरकार बनी। तो सरकार को और सरकार की अथॉरिटी को जब लोग आपस दूसरे देश रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट। समझ गए? अब इसके बाद आता है अपना इन एसेंस रिकॉग्निशन इनेबल द स्टेट टू एंटर इनटू अ ग्लोबल ऑर्डर। जब कोई रिकॉग्निशन बन जाता है, स्टेट का रिकॉग्निशन हो जाता है, तो उसको ग्लोबल ऑर्डर में इंटर कर सकता है। ग्लोबल ऑर्डर मतलब जो व्यवस्था चलती है पूरे विश्व की, उसमें वो भी कहीं ना कहीं इंटर कर जाता है। वो पार्टिसिपेट करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज में, इस्टेब्लिश करता है डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर स्टेट, यानी कि दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन संबंध बनाने में मदद बनाता है। विदाउट रिकॉग्निशन एन एंटिटी में लेक अ लीगल पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड टू एंगेज इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें बोला है कि अगर मान लो किसी स्टेट का रिकॉग्निशन नहीं होता है तो बहुत मुश्किल है कि किसी लीगल एंटिटी को इंटरनेशनल अफेयर्स में एंगेजमेंट करने का मौका मिले एज अ लीगल पर्सनैलिटी। यानी कि अगर मान लो रिकॉग्निशन होता है तभी अपन किसी एक देश को लीगल पर्सनैलिटी मानेंगे, लेकिन अगर उसका रिकॉग्निशन नहीं हुआ है तो उसको लीगल पर्सनैलिटी नहीं माना जाता, जिससे उसको इंटरनेशनल अफेयर्स में एंगेज नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे कि अफगानिस्तान का याद है तुमको? अफगानिस्तान में पहले गवर्नमेंट चलती थी, फिर वहाँ पे तालिबानियों ने अटैक कर दिया, फिर वहाँ पे तालिबान की सरकार बन गई। तो वो सबसे बड़ा चेंज था उस अफगानिस्तान में, बहुत बड़ा चेंज था वो। चलिए रिकॉग्निशन डेफिनेशन वही सेम चीज मिलेंगी आपको। देखो ये तो क्या है? फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है। रिकॉग्निशन क्या है? फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है। इसके द्वारा बाय वन स्टेट किस चीज का एग्जिस्टेंस, रजिस्ट्रिंग सॉवरेनिटी ऑफ द अनदर स्टेट, enabling that the state or government to exercise its rights, duties under international law। सेम चीज जो अपने इंट्रोडक्शन और मीनिंग में पढ़ ली है। This legal act does not necessarily create a state or government in the question but confirm its existence and sovereignty in the international system। ये बढ़िया बात लिखी है। देखो जब अपन किसी देश को रिकॉग्नाइज करते हैं तो अपन मान लो किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपन किसी स्टेट को बना नहीं रहे हैं। और अगर जब अपन गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो अपन किसी गवर्नमेंट को बना नहीं रहे हैं, वो तो पहले से है वहाँ पे, उनका एग्जिस्टेंस तो बहुत पहले से है, उनकी सॉवरेनिटी भी बहुत पहले से है। बस अपन उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अपन मान रहे हैं कि हाँ भैया ठीक है, तुम एक देश हो, तुम पावरफुल देश हो, तुम एक लीगल एंटिटी हो, ऐसा मान रहे हैं। तो वो पहले से, अपन कुछ रिकॉग्नाइज करके नया बना नहीं सकते। ठीक है? समझ गए हर्ष? हाँ सर। भाई बोलते रहा करो, मेरे को लगा तुम सोए। नहीं। रिकॉग्निशन में भी अनकंडीशनल और कंडीशनल। रिकॉग्निशन दो तरीके से होता है, या तो कंडीशनल हो सकता है या फिर अनकंडीशनल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो स्टेट, सपोज मान लो ये स्टेट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेट इसको रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। तो ये रिकॉग्नाइज करते समय या तो अनकंडीशनल रिकॉग्नाइज करते कि हाँ ठीक है भैया आज से तुम स्वतंत्र देश हो, स्वतंत्र देश, आजाद देश हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ देश चाहे या कोई भी चाहे तो इस पर कंडीशन लगा सकती है। क्या? सपोज मान लो ये देश बोलता है कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज तो कर देंगे, हम तुम्हें देश तो मान लेंगे, लेकिन तुम प्रॉमिस करोगे तुम 1 साल के अंदर हमारे साथ कम से कम 1 करोड़ रुपए का ट्रेड करोगे, बिजनेस करोगे। फिर सेकंड वाला बोलता है देखो हम तुम्हें रिकॉग्नाइज तो कर देंगे, लेकिन तुम विश्वास दिलाओ कि तुम हमारे ऊपर कभी भी मिलिट्री अटैक नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा एग्रीमेंट करो तब हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। ये स्टेट बोल देगा कि हम तुम्हें स्टेट तो तुम्हें रिकॉग्नाइज तो कर लेंगे, बस एक काम करो कि तुम्हारे यहाँ की जो जनसंख्या है वहां तक हमारा व्यापार चलेगा, जिससे हमारे ट्रक जहाज तुम्हारे देश में आएंगे, तुम उनको कभी रोकोगे नहीं। ऐसी कुछ भी कंडीशन आप अलग अलग लगा सकते हो। ठीक है? समझ गए? यस सर। और ये जो कंडीशन लग रही है क्या है?
ये एक्चुअली जो रिकॉग्नाइजिंग स्टेट है, यानी कि जो स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल और नेशनल इंटरेस्ट में वो सारी कंडीशन लगा देंगे जो जो उनके फायदे की होगी कि हम तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तो हम तुम्हें मानेंगे। Five various theories of recognition. Five नहीं, the various theory of recognition. Various theory of recognition क्या है? Over the years, scholars and the practitioners of the international law have proposed different theories. यानी कि समय के साथ साथ जितने भी महान लोग आए हैं, स्कॉलर्स, प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उन्होंने क्या करा है, अलग अलग थ्योरी दी है ऑफ रिकॉग्निशन टू एक्सप्लेन व्हेन एंड व्हाई स्टेट ग्रांट विथहोल्ड रिकॉग्निशन, यानी कब कब और कैसे कैसे एक स्टेट को विद रिकॉग्निशन मिलती है या फिर उसकी रिकॉग्निशन रोक दी जाती है, विथहोल्ड कर दी जाती है। These theories provide different framework for the understanding recognition and its implication for the international relations. ठीक है, देखो रिकॉग्निशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इसकी थ्योरीज है। थ्योरी के बिना रिकॉग्निशन कुछ भी नहीं है, मतलब ये आंसर कुछ भी नहीं है। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन क्या बोलता है? ये बोलता है asserts that the recognition does not create statute but merely acknowledge the entity, यानी कि ये नॉट क्रिएट स्टेटूड, ये किसी देश को बनाता नहीं है, ये सिर्फ एक्नोलेज करता है क्या, ये जो एंटिटी है, जो देश है, जो गवर्नमेंट है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और वो सारे उस स्टेटहुड के क्राइटेरिया से फुलफिल कर रही है, मीट कर रही है अंडर इंटरनेशनल लॉ। यानी कि एक स्टेट को बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो अगर कोई स्टेट फुलफिल कर लेता है तो डिक्लेरेटिव थ्योरी के थ्रू आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ भैया तुम स्टेट हो आज से। क्राइटेरिया कैसे, मतलब सर? द स्टेट एग्जिस्ट एज ए लीगल एंटिटी। सर क्राइटेरिया कैसे? हैं? क्राइटेरिया कैसे? क्राइटेरिया मतलब पता है कि नहीं, बताओ तुम। वो तो पता है। तो क्राइटेरिया मतलब वही जो अपन ने अभी ये पढ़ा था, भूल गए तुम, लाड़ ले, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहाँ पढ़ा था, रुको मैं बताता हूँ। ये देखो, ये पढ़ा था क्राइटेरिया, देखो ये लिखा मीट्स, ये लिखा क्राइटेरिया, दिख रहा है। और क्राइटेरिया में अपन ने क्या पढ़ा था, एक डेफिनेट डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, और कैपेसिटी टू एंटर इनटू इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए। ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, आप भूल गए क्योंकि आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि या तो आप मोबाइल चला रहे हो या तो कुछ और सोच रहे हो। वीडियो कॉल ऑन करूं? वीडियो कॉल ऑन करूं? नहीं भाई साहब, मेरे को रात में किसी लड़के को देखने का कोई शौक नहीं है। अरे लड़की को देखने का शौक है। डाउट ऐसे पूछा करो तो थोड़ा सही लगे, ऐसे डाउट पूछते हो कि ये क्या है, अरे भाई अभी बताया मैंने, इतनी जल्दी भूल जाते हो। डाउट ये पूछो कि सर लीगल एंटिटी जो होती है उसका एग्जिस्टेंस कब माना जाता है। डाउट ऐसे पूछो कि सर डिक्लेरेटरी थ्योरी जो है उसको डिक्लेरेटरी थ्योरी क्यों बोलते हैं, उसको कुछ और थ्योरी भी तो बोल सकते थे। ऐसा कुछ पूछो, कुछ बड़ा डाउट। पहले अंदर का तो समझ में आए, थोड़ा दिमाग में उतरे। उतरेगा दिमाग में भी उतरेगा। दिमाग में उतारना कितनी देर, अटका के रखना है बस एग्जाम तक के लिए, जिस दिन एग्जाम हुआ निकाल के फेंक देना दिमाग में से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, स्टेट एग्जिस्ट एज अ लीगल एंटिटी, यानी कि जो स्टेट है वो एक लीगल एंटिटी के तौर पे बना रहता है। वंस इट हैज डिफाइंड टेरिटरी, यानी कि एक बार उसने टेरिटरी डिफाइन कर दी, द परमानेंट पॉपुलेशन, जो उसकी परमानेंट पॉपुलेशन होती है और उसकी जो फंक्शनिंग गवर्नमेंट होती है और कैपेसिटी टू एंगेज इन द इंटरनेशनल रिलेशन जो होती है, वो चीज़ होना चाहिए। समझ गए? देखो क्या समझे कि डिक्लेरेटिव थ्योरी के हिसाब से जो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एज ए लीगल एंटिटी, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, फंक्शनिंग गवर्नमेंट होना चाहिए और कैपेसिटी टू एंगेज इन द इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए। यानी कि वही क्राइटेरिया ये तो ऊपर पढ़ा था, तभी उसको एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा। रिकॉग्निशन इज viewed as a formal acknowledgement of this fact, not constitutive act, यानी कि जो रिकॉग्निशन होता है वो एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है कि आप प्रॉपर कथित तौर पे डॉक्यूमेंट इशू करोगे कि हाँ हम इस देश को देश मानते हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट से कुछ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट मतलब
ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है तुमने उस देश के साथ संबंध बना के व्यापार करना शुरू कर दिया, उसके यहाँ आना आना शुरू कर दिया, ये नहीं। पहले फॉर्मली रिकॉग्नाइज करो उसको, देश दुनिया के सामने एक लेटर इशू करो कि हाँ हम इस देश को देश मानते हैं, तब। इन अदर वर्ड्स, रिकॉग्निशन डज नॉट मेक ए एंटिटी स्टेट, यानी कि सिर्फ रिकॉग्निशन से एक स्टेट नहीं बनता है, ये खाली वो डिक्लेयर करता है कि हाँ भैया तुम स्टेट हो, जो कि पहले से है, ऑलरेडी इज। These theories imposes a legal criteria over the political constitution and suggest that the existence of the state is independent of the recognition by other state। यानी कि ये थ्योरी आपको क्या बताती है, ये थ्योरी एक लीगल क्राइटेरिया बताती है, एक ऐसा लीगल क्राइटेरिया जिसके थ्रू एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन मिल जाता है किसी भी स्टेट को। और ये थ्योरी आपको ये भी सजेस्ट करती है कि स्टेट जो है उसका एग्जिस्टेंस तो पहले से है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका। जो दूसरी गवर्नमेंट है वो तो सिर्फ रिकॉग्नाइज करती है अदर स्टेट को, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस तो पहले से है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या होता है? होल्ड दैट रिकॉग्निशन इज एसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेटहुड। ठीक है, एक स्टेटहुड के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? रिकॉग्निशन। मतलब एक स्टेट को आप स्टेट कब मानोगे? जब उसका रिकॉग्निशन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एंटिटी डज नॉट बिकम ए स्टेट अंटिल रिकॉग्नाइज्ड बाय द अदर सोवरेन स्टेट। यानी कि एक एंटिटी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का कहना यह है कि एक एंटिटी जो है जब तक स्टेट नहीं मानी जा सकती, जब तक उसको दूसरे सोवरेन स्टेट नहीं मान लेते। मतलब वो इसका मतलब क्या है कि एक स्टेट बना है, वो अपने आप को बोले कितना स्टेट चिल्ला ले, लेकिन जो दूसरे देश हैं वो जब तक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे स्टेट के रूप में, तब तक वो स्टेट नहीं माना जाएगा। रिकॉग्निशन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज व्हाट ग्रांट्स एन एंटिटी लीगल पर्सनैलिटी एंड इंटरनेशनल स्टैंडिंग। यानी कि इसमें बताया गया कि लीगल जो रिकॉग्निशन जो होता है वो क्या होता है? रिकॉग्निशन का मतलब होता है जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब होता है वही दूसरे देश, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ये लोग क्या करते हैं? ग्रांट करते हैं। क्या ग्रांट करते हैं? एक नए देश को उसकी लीगलिटी, उसकी लीगल पर्सनालिटी और उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े रहने का उसका स्टेटस उसको प्रदान करते हैं और उसको अपने आप में एक लीगल एंटिटी के रूप में अपनाते हैं, तब जाके उसको स्टेट माना जाता है। In this view, recognition is the constitutive act that transforms an entity into a full-fledged member of the international system। इनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट होता है वो होता है रिकॉग्निशन। मतलब रिकॉग्निशन क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट है, एक ऐसा कार्य है जिसको करने से क्या होता है? एक एंटिटी, एक देश, एक गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें? इनटू द फुल-फ्लेज्ड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि एक छोटा सा देश, एक छोटी सी सरकार तुरंत जैसे रिकॉग्निशन मिलता है उसके बाद वो इंटरनेशनल सिस्टम में एक मेंबर की तरह स्थापित हो जाती है, सदस्य बन जाती है। समझ रहे हो हर्ष? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं सर। हेलो हर्ष? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। आ रहा है समझ में सब? हाँ। सो तो नहीं गए थे? नहीं। अरे चाबी ले लेना यार। फिर क्या बोलता है ये? स्टेटहुड इज डिपेंडेंट ऑन द एक्नॉलेजमेंट। स्टेटहुड किस पे डिपेंड करता है? एक्नॉलेजमेंट पे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ अदर स्टेट, यानी जब तक दूसरे स्टेट उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं करेंगे जब तक उसको स्टेटहुड भी नहीं मिलेगा। मेकिंग अ रिकॉग्निशन इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल रिलेशन। ये अगर मतलब कि अगर मान लो कोई देश किसी इंटरनेशनल रिलेशन में एंटर होना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या, उसके पास क्या होना चाहिए? रिकॉग्निशन होना चाहिए एक प्री कंडीशन के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट कि जब तक किसी देश को दूसरे देश के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, जब तक जो नया देश है वो इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं आ पाएगा। The theory emphasizes the political nature of the recognition and is influenced by the interest and preference of the recognizing state। ये जो थ्योरी है ये पॉलिटिकल नेचर की है, जिसमें कि एक देश दूसरे देश को अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए ही रिकॉग्नाइज करता है। फिर आता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द रिकॉग्निशन एम्फेसिस दैट रिकॉग्निशन इज प्राइमरीली अ पॉलिटिकल एक्ट ड्रिवन बाय द इंटरेस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। देखिए पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन ये है, एम्फेसिस दैट रिकॉग्निशन इज प्राइमरीली अ पॉलिटिकल एक्ट।
देखिए क्या है, एक पॉलिटिकल एक्ट है, एक राजनीतिक एक्ट है, इसका ऐसा ऐसा इस थ्योरी का कहना है, ठीक है। ड्रिवन बाय द इंटरेस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट, यानी कि जो देश दूसरे देश को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब तक इन देश का फायदा नहीं होगा पॉलिटिकली, तब तक वो दूसरे देश को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। यानी कि अगर मान लो कोई देश किसी दूसरे देश को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो समझ जाओ कि उस देश का कुछ ना कुछ तो फायदा छुपा होगा, तभी वो दूसरे देश को रिकॉग्नाइज कर रहा है। This theory posits that the state grant recognition based on the strategic, economic, diplomatic consideration rather than legal or objective criteria. इसमें बोला कि एक देश दूसरे देश को रिकॉग्निशन तभी ग्रांट करता है जब उसका स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन हो, यानी कि उसका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा हो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, ना कि लीगल और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देख के होता है। यानी कि कोई देश जब दूसरे देश को रिकॉग्नाइज करता है तो उसका लीगल और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं देखता, बल्कि खुद का फायदा, खुद की स्ट्रेटेजी, खुद की इकोनॉमिक, खुद के डिप्लोमेटिक रिलेशन देखता है, तब जाके किसी को रिकॉग्नाइज करता है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट सच एज मेंटेनिंग अलायंस, इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिंग ट्रेड रिलेशन इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू रिकॉग्नाइज और विथहोल्ड रिकॉग्निशंस। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसी देश के कब माने जाएंगे, कब कहेंगे कि इसका तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो ये बोल रहा है कि अगर मान लो कोई देश दूसरे देश के साथ अलायंस बनाता है, अलायंस मतलब सपोज ये देश है, ये ए टीम में है, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं ए टीम में, तो और ये जब नया देश बनना चाहता है तो ये देश इसको रिकॉग्नाइज यही बोल के करता है कि देखो मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज तो कर लूंगा, पर तुमको हमारे अलायंस में आना पड़ेगा, ए टीम में आना पड़ेगा, तभी मैं तुमको रिकॉग्नाइज करूंगा। अगर तुम दूसरी टीम में गए तो फिर तुम हमारे अलायंस में नहीं आओगे और इसलिए हम फिर तुमको रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे। समझ गए? यस सर। रिकॉग्निशन फिर क्या, अलायंस हो गया, फिर हो गया रीजनल स्टेबिलिटी, यानी कि दो देशों के बीच में जो आपस में रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भी रिकॉग्निशन किया जाता है। ट्रेड रिलेशन, ट्रेड करने के लिए भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू रिकॉग्नाइज और विथहोल्ड रिकॉग्निशन, यानी कि ये जो सारे पॉइंट्स है, अलायंस, रीजनल स्टेबिलिटी और ट्रेड रिलेशन, यही वो पॉइंट्स है जिससे कि डिसीजन लिया जाता है कि हमें किसी देश को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है। रिकॉग्निशन इज नॉट सीन एज अ न्यूट्रल और लीगल बट एज अ टूल यूज्ड टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स, यानी कि जब कोई किसी देश को रिकॉग्नाइज करता है तो वो कोई बहुत ज़्यादा न्यूट्रल, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बन के या कोई लीगल एक्ट की वजह से नहीं करता है। वो पहले अपना फायदा देखता है, अपने पॉलिटिकल गोल देखता है कि उसका क्या क्या फायदा हो सकता है, तब जाके वो किसी दूसरे देश को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे सपोज अभी बीजेपी की पार्टी है, अब बीजेपी की पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा दिखा होगा नेपाल में, तभी जैसे ही नई सरकार बनी तो मोदी जी ने ट्वीट करा कि नए सरकार और नए प्रधानमंत्री को हमारे देश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मतलब क्या कर रहा है, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया दूसरे देश को। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मोदी जी को लगा होगा यार अपना पड़ोसी देश है, क्यों अपन संबंध बिगाड़ो, कहीं ना कहीं अपना ही फायदा करेंगे। दिस थ्योरी ऑफन रिजल्ट इन द इनकंसिस्टेंट रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस। ये जो थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी, ये बार बार क्या बोल रही है कि भैया देश पहले अपना फायदा देखेगा किसी को रिकॉग्नाइज करने के पहले। तो ये जो थ्योरी है क्या करती है, एक तरह से इनकंसिस्टेंट है, असंगत है रिकॉग्निशन प्रैक्टिस की। जो भी रिकॉग्निशन प्रैक्टिस होती है उससे असंगत है। वेयर एंटिटीज दैट मीट द क्राइटेरिया ऑफ द स्टेटहुड मे बी डिनाइड रिकॉग्निशन ड्यू टू पॉलिटिकल अपोजिशन और स्ट्रेटेजिक कंसर्न। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो कोई स्टेटहुड लेने के लिए क्राइटेरिया उसकी फुलफिल कर ली है उसने, मतलब उसके पास गवर्नमेंट है, उसके पास डिफाइंड टेरिटरी है, उसके पास पॉपुलेशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई दूसरा देश सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल अपोजिशन के चक्कर में दूसरे देश को रिकॉग्नाइज करने से मना कर सकता है इस थ्योरी के अनुसार। समझ गए? समझ गए जी? यस सर। फिर आता है इफेक्टिवनेस थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। इफेक्टिवनेस थ्योरी क्या बोलती है? आर्ग्यूड दैट द रिकॉग्निशन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एंटिटी हैज ओवर इट्स टेरिटोरियल पॉपुलेशन। यानी कि देखो किसी देश को रिकॉग्निशन तब मिलता है जब ये पता पड़ता है कि देखो ये एक देश है, इस देश के अंदर यहाँ की जो सरकार है इसका बहुत बढ़िया कंट्रोल है, और इस देश की जो बाउंड्री है, इस देश की बाउंड्री पर भी इस देश का बहुत अच्छा कंट्रोल है, तभी उसको दूसरे देशों के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसकी पॉपुलेशन पर उसका कंट्रोल है उस देश का, तभी उस देश को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, recognition is granted when state can demonstrate its ability to govern effectively, maintain law and order and fulfill its duty as a sovereign entity। इसमें बोला है कि देखो कोई दूसरा देश किसी देश को रिकॉग्निशन तभी ग्रांट करता है जब वो देश जो रिकॉग्नाइज होना चाहता है वो अपने आप की एबिलिटी
अपने गवर्न इफेक्टिवली, यानी कि अपने देश को इफेक्टिवली गवर्न करने की एबिलिटी को प्रूव कर दे, डिमोन्स्ट्रेट कर दे, दिखाए, और अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चले, और वो सारी ड्यूटीज वो फुलफिल करे जो कि एक सॉवरेन एंटिटी की होती है हर देश में, तभी उसको रिकॉग्निशन मिलेगा इस थ्योरी के हिसाब से। इफेक्टिव गवर्नेंस इज द की डिटरमिनेंट ऑफ द स्टेटहुड। इसमें बोला है कि जिस देश में इफेक्टिव गवर्नेंस होती है वही उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी देश को देश बनाने के लिए। यानी कि अगर मान लो किसी देश में गवर्नेंस जो है इफेक्टिवली नहीं चल रहा है, प्रभावित रूप से सरकार नहीं चल रही है, तो उस देश को रिकॉग्नाइज करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उथल पुथल मची होगी, बिल्कुल भी एकता नहीं होगी, लॉ बिल्कुल सही नहीं होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ चली रही होगी। लेकिन किसी देश में अगर इफेक्टिव गवर्नेंस है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रॉपर आपको कंट्रोल भी मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। रिकॉग्निशंस फॉलो व्हेन एंटिटी प्रूव इट कैन फंक्शन एज अ लेजिटिमेट स्टेट। यानी कि इस थ्योरी के हिसाब से रिकॉग्निशन फॉलो, यानी कि रिकॉग्निशन तभी मिलता है जब एक एंटिटी, यानी कि एक देश या सरकार, जो देश या सरकार के रूप में एंटिटी वो होना चाहता है, वो अपने आप को प्रूव कर दे दूसरे देशों के सामने कि मैं एक लेजिटिमेट स्टेट की तरह फंक्शन करने के लिए सक्षम हूँ, कृपया करके मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए। दिस थ्योरी प्रायोरिटाइज प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ओवर द लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये थ्योरी का काम क्या है कि देखो लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर कुछ भी हो, ये थ्योरी प्रैक्टिकल पे बात करती है कि भैया प्रैक्टिकली तुम्हारा कंट्रोल है कि नहीं, प्रैक्टिकली तुम्हारी गवर्नमेंट सही चार्ट है कि नहीं, प्रैक्टिकली तुम्हारा गवर्नेंस कैसा है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल कैसा है, टेरिटरी तुम्हारी कैसी है। जब तक प्रैक्टिकली तुम सब चीजें नहीं दिखा देते तब तक हम तुम्हें स्टेट नहीं मानेंगे, चाहे लीगली तुम कुछ भी हो। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी बोलती है? इफेक्टिवनेस थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। However, it can lead to the recognition of the entities that come to power through the force or coercion। ये बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या बोलता है, उस स्टेट को, उस एंटिटीज को भी रिकॉग्नाइज कर देती है जो कि फोर्स और कोर्जन से अपने देश में अपना नया देश बनाते हैं। जैसे कि मान लो ये देश है, यहाँ पर कुछ लोगों ने हमला करा, आक्रमण करा, इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया, टेरिटरी डिफाइन कर लिया, टेरिटरी कंफर्म कर ली, डिपेंडेंट कर ली, और कड़क नियम बना दिए, और उनके हिसाब से यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने लग गए। तो इफेक्टिवनेस थ्योरी के हिसाब से तो उनके पास सब कुछ है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल है, लॉ पे कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और डिफाइंड टेरिटरी भी है। तो इनके हिसाब से इफेक्टिवनेस की थ्योरी के हिसाब से अगर मान लो कोई देश दूसरे देश पे फोर्स करके, कोर्जन करके नया देश बनाता है, तब भी उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। जब तक वो अपने देश को कंट्रोल करने के लिए सक्षम है तब तक उनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। समझ गए? यस सर। ये बहुत बड़ा है कंक्लूजन। रिकॉग्निशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में रिकॉग्निशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्नरस्टोन है। डिटरमाइनिंग स्टेट्स एबिलिटी टू एंगेज इन द लीगल रिलेशनशिप, ट्रीटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि डिटरमाइन करता है कि स्टेट की एबिलिटी को, जिससे किस तरीके से वो लीगल रिलेशनशिप बना सकता है, इंटरनेशनल ट्रीटीज बना सकता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर सकता है। Theories of recognition such as the declarative theory, constitutive theory, political effective theory offer a different explanation for the process and criteria by which state are recognized। ये जो डिफरेंट थ्योरीज अपन ने पढ़ी है, ये हमेशा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कि कौन सा प्रोसेस और कौन से क्राइटेरिया से आप किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद बोलता है ईच थ्योरी हैज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर थ्योरी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी अपनी वीकनेस है। जैसे कि डिक्लेरेटिव थ्योरी किस बारे में बात करती है? लीगल ऑब्जेक्टिविटी की बात करती है, लेकिन वो पॉलिटिकल रियलिटीज को और इंटरनेशनल रिलेशन को का ध्यान नहीं देती जितना वो लीगल ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान देती है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है वो कहीं पे ध्यान देती है? पॉलिटिकल रिकॉग्निशन पे, यानी कि पॉलिटिकल रिकॉग्निशन जब मिलता है दूसरे देश के द्वारा अपना फायदा देख के, ठीक है, उस पर मिलता है। लेकिन वो किस चीज़ को रिस्क में डाल देता है, किस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है? उसके स्टेटहुड पे, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी भी पॉलिटिकल फैक्टर्स पे, सब्जेक्टिव होता है। यानी कि एक स्टेटहुड जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जब तक उसका पॉलिटिकल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है वो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। उसका ये कहना है कि देखो मेरे देश का अगर फायदा हो रहा है तो मैं तो रिकॉग्नाइज कर दूंगा, वो वाली बात है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है? पॉलिटिकल थ्योरी बोलती है अंडरस्कोर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रियल पॉलिटिकल एंड रिकॉग्निशन व्हाइल इफेक्टिव थ्योरी फोकस ऑन द गवर्नेंस। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो जो रियलिटी है उस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे पे ध्यान देती है। और इफेक्टिवनेस थ्योरी क्या बोलती है? इफेक्टिवनेस थ्योरी सबसे ज़्यादा बात करती है गवर्नेंस के कंट्रोल पे, पॉपुलेशन के कंट्रोल पे, और डिफाइंड टेरिटरी के कंट्रोल पे बात करती है। अपन अभी पढ़ा कंट्रोल, बट कैन जस्टिफाई रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस। लेकिन
वो अगर किसी भी तरीके से कंट्रोल पे, गवर्नेंस पे के आधार पर किसी को रिकॉग्नाइज कर रही है, तब भी वो जस्टिफाई कर सकती है कि हमने सब्जेक्टिव असेसमेंट किया, उसके बाद ही उसको इफेक्टिवनेस बनाया, उसके बाद ही उसको रिकॉग्नाइज किया है। इन प्रैक्टिस हकीकत में क्या होता है देख लेते हैं। रिकॉग्निशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, रिकॉग्निशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उलझी हुई प्रोसेस है, शेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल, पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, जो कि कैसे बनती है, लीगल, पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से पता पड़ता है कि किसी देश को रिकॉग्निशन करना है या नहीं करना है। मतलब अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नो सिंगल थ्योरी फुलफिल एक्सप्लेन द इंट्रिकेसीज ऑफ रिकॉग्निशन, कोई भी एक सिंगल थ्योरी नहीं है जो पूरी तरीके से रिकॉग्निशन के इंटरकेसेस को, यानी कि उसकी महत्वता को, उसके प्रोसेस को समझा सके। बट टुगेदर, लेकिन अगर तीनों थ्योरी को, चारों थ्योरी को एक साथ मिला दिया जाए तो ये सब मिलके अपन को ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं कि अगर आप सबका कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि सबको मिला के एक बार अगर अंडरस्टैंड करोगे और समझोगे, तो आपको पता पड़ेगा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बताते हैं कि किसी स्टेट या किसी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समझ गए? हाँ सर। आगे समझ में सब कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं।